तो अभी तक हम नवंबर या अक्टूबर में जो रेवोल्यूशन हुआ रशिया में उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब इस रेवोल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या चेंजेस हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू द प्राइवेट। जो बोल्शेविक पावर में आए आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, दे वर टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी इंडिविजुअल एक आदमी के हाथ में प्रॉपर्टी हो, वो चाहते थे कि हर जगह सरकार की ही प्रॉपर्टी हो। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। ज़्यादातर बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब उसको एक सरकारी बना दिया गया जिसके पास सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होगा। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने ही ओनरशिप ले ली और मैनेजमेंट भी सरकारी करेगा। लैंड्स वर डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जो ज़मीन थो उसको एक सामाजिक संपत्ति, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और किसानों को बोल दिया कि जो भी बड़े जमींदार लोग हैं जिनकी ज़मीनें आप अपने कब्जे में ले सकते हो। इन सिटीज़ बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट। सिटीज़ में बोल्शेविक्स ने जो बड़े बड़े घर थे, महल थे, उनमें फोर्सफुली कहा कि इसको अलग छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा फैमिली की ज़रूरत के अनुसार। दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो ओल्ड टाइटल है, जैसे किंग में लगता था ड्यूक या लुई 16 फोर्ट, जिस तरह से आप नाम सुनते हो, इसमें कुछ टाइटल्स हैं जो किंग लोग यूज़ करते थे या किंग फैमिली, रॉयल फैमिली के लोग यूज़ करते थे। उस टाइटल को भी यूज़ करना अब बैन कर दिया गया। To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials. आर्मी के लोगों के लिए और जो ऑफिशियल्स थे, सरकारी कर्मचारी, उनकी भी जो ड्रेस थी उसको बदल दिया गया ताकि लोगों को चेंज दिखे भी। फॉलोइंग ए क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन 1980 व्हेन द सोवियत हैट बुडेनोव्का वाज चूजन। ये एक नई कैप उन लोगों ने इन्वेंट की एक आफ्टर ए कॉम्पिटिशन, तो इसको बोला जाता था बुडियोनोव्का। The Bolshevik Party was renamed as the Russian Communist Party. अब बोल्शेविक लोगों ने अपनी पार्टी को रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से बदल लिया, RCP. In November 1917, the Bolsheviks conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain the majority support. बोल्शेविक के कंट्रोल में जो सरकारें थी, अब उन्होंने इलेक्शन करवाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, जो बाद में मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, लेकिन उनको वो मेजॉरिटी नहीं आई। तो जनवरी 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। असेंबली जो बनी जिसमें बोल्शेविक पावर में नहीं थे, तो इसने बोल्शेविक के आइडियाज़ को रिजेक्ट किया, लेकिन लेनिन ने बाद में असेंबली को ही रिजेक्ट कर दिया। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वॉज मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली। लेनिन ने ये कहा कि जो रशियन कांग्रेस है, अलग अलग जो सोवियट्स रशिया में बने, वो ज़्यादा लोकतांत्रिक है, मोर डेमोक्रेटिक देन द असेंबली। लेनिन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डेमोक्रेटिक नहीं थी। इन मार्च 1918, डिस्पाइट अपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज, पॉलिटिकल एलाइज मतलब उनके साथ में जो पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में थी, एलाइज मतलब सपोर्ट वाली पार्टी, द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोस्क। अब अपोजिशन होने के बावजूद बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ एक समझौता कर लिया ब्रेस्ट लिटोस्क में। इन द ईयर्स दैट फॉलोड, बोल्शेविक बिकेम द वन पार्टी, ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। धीरे धीरे बोल्शेविक्स का वर्चस्व या जो उनका इन्फ्लुएंस है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो सिर्फ एक ही पार्टी रह गई जो ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत में पार्टिसिपेट करती थी, विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। धीरे धीरे ये जो कांग्रेस थी रशियन सोवियट्स की, वो ही पार्लियामेंट कंट्री की बन गई। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। वन पार्टी स्टेट मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी होती, एक ही पॉलिटिकल पार्टी में सारा कंट्रोल होता है। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। जो भी ट्रेड यूनियन होगा, जो वर्कर्स का ग्रुप होगा, वो पार्टी के कंट्रोल में होगा। द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चेका फर्स्ट, पहले उसको चेका बोला जाता था, बाद में उसे OGUP या NKVD, एक सीक्रेट पुलिस थी CID की तरह, पनिश्ड
दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। उन लोगों को ये पनिश करती थी जो बोल्शेविक्स के खिलाफ बातें करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उनके अगेंस्ट में बोला करते थे। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू पार्टी बिकॉज, बहुत सारे यंग लोगों ने, आर्टिस्ट लोगों ने इस पार्टी का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सोशलिज्म जनता की भलाई के लिए है। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू द एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। इसी के बाद जब सोशलिज्म रशिया में पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गया तो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। रशिया एकदम से एक डेवलप्ड नेशन की तरह जाने लगा। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन, मतलब काफ़ी ज़्यादा भ्रमित थे। डिसइल्यूजन मतलब जो इस रियलिटी को समझ नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब किसी के बोलने की आज़ादी ना होना, हर किसी के कुछ लिखने पे या बोलने पे पाबंदी होना या उसको कंट्रोल करना कि क्या बोला जाएगा, इस पार्टी में इनकरेज किया जाता था। इसीलिए बहुत सारे लोग भ्रमित थे कि रशिया सोशलिस्ट होने के बाद क्या पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्या यहाँ पे लोगों के जो विचार होंगे उसको पहले की तरह ही बोलने दिया जाएगा या नहीं। अब द सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है जब देश के अंदर ही, एक देश के अंदर ही अलग अलग ग्रुप देश की सत्ता, देश का टोटल पावर कैप्चर करने में कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक देश का अटैक दूसरे देश पे हो रहा है, इसमें देश के अंदर के लोग ही पावर को कैप्चर करने के लिए एक दूसरे से वॉर पे चले जाते हैं। When Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began to break up. जैसे जैसे बोल्शेविक ने बोला कि ज़मीनों को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रशिया की आर्मी धीरे धीरे टूटने लगी, उसमें डिसइंटीग्रेशन होने लगा। सोल्जर्स, जो ज़्यादातर किसान थे पहले, विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। वो सोल्जर्स जो पहले किसान थे, उनको पता था गांव जाके उनको वो ज़मीन मिलेगी, तो उन लोगों ने आर्मी छोड़ दी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो बोल्शेविक नहीं थे, जैसे सोशलिस्ट में भी हमने देखा है कि कुछ बोल्शेविक थे जो वर्कर्स का ग्रुप है, या मेंशेविक थे जो पीजेंट का ग्रुप है, तो लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। बोल्शेविक लोगों ने जितना भी चेंजेस लेके आए आफ्टर रेवोल्यूशन, जिसको हम बोल्शेविक अपराइजिंग बोलते हैं, जहाँ पे सिर्फ बोल्शेविक ही पूरी तरीके से देश को कंट्रोल कर रहे थे, तो कुछ लोग इसके भी खिलाफ थे। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, जिनको रेड्स भी कहा जाता था। ये जो नॉन बोल्शेविक ग्रुप लोग थे, ये साउथ ऑफ रशिया चले गए, वहाँ पे लोगों को ऑर्गेनाइज किया, सेना भी इकट्ठी करी ताकि वो बोल्शेविक्स जो रेड्स कहलाते थे उनको लड़ सके। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, ग्रीन का मतलब यहाँ पे समझिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी, वो लोग जो सरकार का हिस्सा नहीं थे, रेवोल्यूशनरी थे। एंड वाइट्स, वाइट्स वो लोग हैं जो पुराने राजा को फेवर करते थे, ज़ार को, ज़ार निकोलस सेकंड, उसको फेवर करते थे। तो 1918 एंड 19 में ग्रीन्स एंड वाइट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। ज़्यादातर एरिया में, मतलब मॉस्को और पेट्रोग्राद को छोड़ दें तो ज़्यादातर एरिया में अभी भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और वाइट लोग जो ज़ार के सपोर्ट में थे कंट्रोल करते थे। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। इन लोगों को फ्रांस की सरकार का, अमेरिका की सरकार का, ब्रिटेन की सरकार का भी सपोर्ट था। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, ये सभी देश, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापान, देखते थे कि रशिया में जो सोशलिज्म का ग्रोथ हो रहा है वो उनके लिए एक तरीके से अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो चाहते थे कि जो सोशलिज्म है रशिया में वो ज़्यादा एरिया में ना फैले और कम से कम जगह पर रहे। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. जब ये स्ट्रगल होने लगा बोल्शेविक एंड नॉन बोल्शेविक लोगों के बीच में, तो लूट होना, सिविल वॉर होना, डकैती होना, अकाल पड़ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन रशिया में होने लगा। सपोर्टर्स ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स, वाइट कौन थे? जो ज़ार, जो पुराना राजा था उसका सपोर्ट करते थे। तो
इसमें वाइट डेफिनेटली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेंगे। टुक हार्श स्टेप विथ पीजेंट हु हैड सीज्ड लैंड, इन लोगों ने उन किसानों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जिन्होंने उनकी ज़मीन हथिया ली थी। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, इस कारण जो लोगों का सपोर्ट था नॉन बोल्शेविक्स, जो रेड्स नहीं थे मतलब वाइट या ग्रीन थे, उनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगा। बाय जनवरी 1920 बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, जो रशियन एम्पायर हमने पहले डिस्कस किया। 1920 आते आते बोल्शेविक्स सारे एरिया को, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कंट्रोल करने लगे। दिस सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट। बोल्शेविक्स के सक्सेस का कारण था कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट है, जो रशिया में ना होने के बावजूद नेशनलिस्ट है, जो राष्ट्र निर्माण की बात करते थे कि एक देश होना चाहिए और उस देश में सभी को समान अधिकार होना चाहिए। एंड मुस्लिम जदीदिस्ट का भी बोल्शेविक्स को सपोर्ट मिला। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न्ड बोल्शेविक्स, वहाँ पे बोल्शेविक्स को कंट्रोल नहीं मिला, मतलब सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ पे जो कॉलोनीज थी, रशिया की जो कॉलोनीज थी, रशियन एम्पायर की कॉलोनी थी, जिनको गुलाम देश या छोटे देशों को गुलाम बना रखा था रशिया ने, वहाँ पे उनको वो सपोर्ट कॉपरेशन नहीं मिला, बिकॉज वो खुद ही बोल्शेविक बन गए थे। इन खीवा, सेंट्रल एशिया जैसे एक जगह है, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। यहाँ खीवा में, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, यहाँ पे बोल्शेविक लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थे, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थे, जो अपने ही देश के लोगों को मार रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि हम सोशलिज्म का सपोर्ट कर रहे हैं, सोशलिज्म को बचा रहे हैं। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। तो इस सिचुएशन में वहाँ के लोग काफ़ी कन्फ्यूज थे कि आखिर बोल्शेविक चाहते क्या हैं, वो बोल्शेविक जो सरकार बन रही है उनका आइडिया क्या है, क्योंकि वो अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं। पार्टली टू रेमेडी दिस, इसको बचाने के लिए मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। अब इस मार काट को रोकने के लिए क्या हुआ कि जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको थोड़ी सी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी का मतलब है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा राइट्स दे दिया गया है अपने देश को चलाने के लिए। जैसे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर को पहले पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी, बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे लोकल लोगों को ज़्यादा अधिकार थे दूसरे राज्य के देशों के नागरिक के कंपेयर में, तो उन्हें थोड़ी सी ऑटोनॉमी थी। तो ऐसे ही रशिया में भी जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, वहाँ पर उन्हें कहा गया कि आप अपने सरकार में थोड़ा मोड़ा फेरबदल, मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो सोशलिज्म को। द स्टेट ऑफ बोल्शेविक क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन 1922, यूएसएसआर उसको बना जिसमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दी गई। बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज, ये पॉलिसीज हर जगह पॉपुलर नहीं थी, दैट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। कई बार जो बोल्शेविक्स की पॉलिसी थी वो लोकल गवर्नमेंट के साथ ठीक नहीं थी और हर कोई उसको फॉलो भी नहीं करना चाहता था। लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म का मतलब होता है जब लोग बिना रोक टोक एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे आदि मानव या जब इंडस्ट्री के आने से पहले, एग्रीकल्चर के आने से पहले लोग बहुत लंबे लंबे तक दूरी तक ट्रैवल करते थे खाने की तलाश में और सेटल भी होते थे। तो इसको रशियन गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही थी, तो वहाँ के लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं है। अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटी वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। जो ये सक्सेस बोल्शेविक्स का इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन जो उनके साथ ग्रुप में देश आए थे, जिसको यूएसएसआर बनाया गया था बाद में, उसमें नहीं मिला सपोर्ट। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिस्ट सोसाइटी जो यूरोप में बनी किस तरीके की बनी। अब ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्री और बैंक को पहले ही नेशनलाइज कर दिया था। दे परमिटेड पीजेंट टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। जो ज़मीन उन्होंने राजा के सलाहकारों से या नोबिलिटी से छीन के किसानों में बांट दी थी, वो चाहते थे कि इस पे किसान अब खेती करें।
बोल्शेविक यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड, कन्फिस्केटेड मतलब जब्त कर लेना, किसी से ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना, टू डिमॉन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क वुड बी। बोल्शेविक्स ने इन ज़मीनों पे कब्जा कर लिया और इसको लोगों को दिया, गरीब किसानों को दिया खेती करने के लिए, और इसको इसी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कलेक्टिव वर्क कैसा होगा। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब होता है देश में एक जगह पर पॉलिसीज़ बनेंगी और वो पॉलिसी अलग अलग जगह पर इम्प्लीमेंट होगी। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह जो कैपिटल है, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स मिलके एक पॉलिसी तय करेंगे जो पूरे देश में इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इसी को बोला जाता है सेंट्रल प्लानिंग। इसको स्टार्ट किया गया। ऑफिशियल असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड। जितने भी ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के, उन्होंने 5 साल का एक समय लिया और बोला कि 5 साल में इस इकोनॉमी को हमें किस लेवल से किस लेवल तक पहुंचाना है, टारगेट सेट की, और इसी को हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं। इंडिया में भी आज़ादी के बाद 5 ईयर प्लान हमने बनाए। 1951 से लेकर 1955 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जिसमें फोकस ये था कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो ताकि लोगों को खाने के लिए सबसे पहले मिलता रहे, भुखमरी ना हो। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। पिछले शुरू के 10 सालों में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, औद्योगिक जो उन्नति है उसको बढ़ाने के लिए सारी चीज़ों का प्राइस फिक्स कर दिया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के फायदे भी हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, देश में आर्थिक क्रियाएं बढ़ी और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था। इस वजह से ऑयल, कोल एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट या परसेंटेज चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उसमें कितना काम पहले होता था, कितना टन लोहा बनना या कितना टन कोल बनना, ये सब 100% उसमें चेंज हो गया पिछले 2 प्लान। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, नई नई सिटीज़ भी बनी जिसमें फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगने लगी। हाउएवर, हालांकि मतलब इसके बावजूद रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। जब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होता है तो जो वर्किंग कंडीशन है लोगों की वो उतनी अच्छी नहीं होती, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक काम करना पड़ता है, रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगॉर्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 डेज। एक शहर बन गया मैग्नेटोगॉर्स, 3 साल में ही स्टील प्लांट बन गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ्स, वर्कर्स की ज़िंदगी बहुत ही दुखद थी। द रिजल्ट वॉज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। एक साल में ही 550 बार काम रुका। इन लिविंग क्वार्टर्स, जहाँ पे वर्कर्स रहते थे, इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री बिलो, विंटर में -40 डिग्री में पीपल हैड टू क्लाइम डाउन, लोगों को उतर कर 4th फ्लोर से गलियों में या आसपास की जगह पे जाना पड़ता था जस्ट फॉर टॉयलेट। अपने आप को फ्रेश होने के लिए -40 डिग्री में रात में 4 मंजिला इमारत से उतर के उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। इतनी बुरी सिचुएशन थी लिविंग क्वार्टर्स की। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड। इसमें स्कूलिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखा। स्कूलिंग एक्सटेंडेड का मतलब है जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो दोबारा आके स्कूल पढ़ सकते हैं। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स। फैक्ट्री वर्कर को लिए भी पढ़ने की सुविधाएं दी गई और किसानों को भी यूनिवर्सिटी तक जाने का मौका दिया। क्रीच मतलब जहाँ पर बच्चों को हम छोड़ देते हैं, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ रह सकते हैं। जब उनकी मदर या फादर्स वर्किंग है तो वो इस जगह पे, जैसे आंगनवाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर बच्चों को छोड़ दिया जाता है। फैक्ट्रीज में बहुत सारे क्रीच बनाए गए ताकि वो काम में डिस्टर्ब ना करें और उनका देखभाल भी होती थी। फॉर चिल्ड्रंस ऑफ द वर्किंग वूमेन, जो वर्किंग वूमेन वर्कर्स थे उनके लिए क्रैश बनाए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, दवाइयाँ, हॉस्पिटल केयर, ये सब काफ़ी सस्ता हुआ। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए अच्छे क्वार्टर्स भी बने, लेकिन कई जगह पर ये सिचुएशन पूरी तरीके से ठीक भी नहीं थी। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, अनइवन मतलब हर जगह
क्वार्टर्स अच्छे नहीं थे, हर जगह कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, जो पैसा था वो काफ़ी लिमिटेड था अभी भी। Stalinism and collectivism. The period of early planned economy was linked to the disaster of collectivism of agriculture. जो इनिशियल प्लान्स थे रशिया के वो इतना सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए क्योंकि उसमें कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें फ़ायदा नहीं मिला। By 1927 to 28, the towns of Soviet Russia was facing an acute problem of grain supplies. अभी तक गवर्नमेंट का सारा फोकस इंडस्ट्री पे था, इंडस्ट्रियल आउटपुट पे था, कोल, स्टील, गैस, इन सब पे। लेकिन एग्रीकल्चर पे उन्होंने जो आइडिया लिया कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो उतना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ और अनाज की कमी हो गई। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। गवर्नमेंट ने अनाज का दाम फिक्स कर दिया, लेकिन किसानों ने इस दाम पर बेचने से मना कर दिया और सरकार इस पे नहीं खरीदना चाहती थी। तो सरकार के बीच में और किसानों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। सरकार ने जो दाम फिक्स किए हैं, किसान उस दाम पे सरकार को बेचना नहीं चाहते थे। स्टालिन, लेनिन के बाद नेक्स्ट लीडर जो रशिया में आते हैं स्टालिन, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। इन्होंने कठोर आपातकालीन तरीके अपनाए इस सिचुएशन से निपटने के लिए। ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइस। स्टालिन ने माना कि जो बड़े किसान हैं और ट्रेडर्स हैं वो अपने जो स्टॉक है, अनाज का स्टॉक है, वो जमा करके रख रहे हैं ताकि वो बाद में फ्यूचर में उसको दाम बढ़ा के बेचेंगे, जिसको हम काला बाजारी भी बोलते हैं। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड। उन्होंने कहा कि जो स्पेकुलेशन है, उम्मीद है कि आगे जाके पैसा बढ़ा देंगे, इसको रोकना होगा और जो सप्लाईज है उसको कब्जा भी करना पड़ेगा। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया। पार्टी के जो मेंबर्स थे वो अलग अलग जगह पे जाने लगे जहाँ पर खेती होती थी, जहाँ पर ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया थे। सुपरवाइज करते थे और देखते थे कि अनाज का कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, सरकार को बेचा जा रहा है कि नहीं। रेडिंग कुलक्स, रेड भी करते थे। कुलक कौन थे? द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट। कुलक वो थे जो रिच पीजेंट थे, जो अमीर किसान थे, उनके घरों पे भी या उनके गोदामों पे रेड की जाती थी। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड, शॉर्टेज अभी भी चलती रही। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म। शॉर्टेज ख़त्म नहीं हुई, कोई सोल्यूशन निकला नहीं, तो एक डिसीजन लिया गया कि हम जो फार्म्स हैं, जो भी हमारे खेत हैं, उसको हम एकजुट करेंगे, कलेक्टिवाइज करेंगे। इट वॉज आर्ग्यूड दैट द ग्रेन शॉर्टेज वॉज पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द होल्डिंग। होल्डिंग मतलब खेत का साइज। ये निष्कर्ष निकला कि जो खाने की कमी थी, जो अनाज की कमी थी, वो ज़्यादातर छोटे खेत होने के कारण थी, क्योंकि छोटे खेत पर कृषि करना हमेशा महंगा होता है। आप उस पर ट्रैक्टर चला सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ये कई बार ट्रैक्टर भी नहीं चला सकते। तो आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू पीजेंट्स। दीज स्मॉल पीजेंट फॉर्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। ये जो छोटे छोटे खेत बांट दिए गए थे 1917 के बाद, उसको मॉडर्नाइज करना मुश्किल था। To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulaks. तो इन खेतों को प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि इसको ग्रुप में किया जाए। बहुत सारे छोटे छोटे खेत बना के बड़ा खेत बनाए जिसको मॉडर्नाइज करेंगे, मॉडर्न तरीके से खेती करेंगे, और जो अमीर किसान हैं उसको हटाया जाए। टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म। तो कुलक्स को हटाया जाए और जो उनके खेत हैं उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले ले और बड़े बड़े फार्म्स बनाए जहाँ पे वो खेती करेंगे, सरकार खेती करेगी। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। स्टालिन का ये कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम बन गया।
From 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म, जिसको हम बोला जाता है कोल खोज। तो पार्टी ने सबको फोर्स किया, मतलब मजबूर किया कि सभी को सरकारी जो खेत हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उसमें काम करना पड़ेगा। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। ज़्यादातर जो भी इम्प्लीमेंट है, जो भी सामान लगता था खेती बाड़ी में, वो सब कुछ उसकी ओनरशिप सरकार को दे दी गई, कलेक्टिव फार्म्स को दे दी। पीजेंट वर्कड ऑन द लैंड, जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं कुछ घंटे के लिए, ऐसे ही अब इन बड़े बड़े खेतों पे पीजेंट्स लगातार काम करते रहे थे, तो और उनका प्रॉफिट भी शेयर होता था। Enraged peasants resisted the authority and destroyed their labor। कई बार जो गुस्साए हुए किसान थे, जिनको मजबूरी में काम करना पसंद नहीं था, वो रेजिस्ट भी करते थे और कई बार लाइव स्टॉक्स, मतलब जो अपने जीवित पशु हैं, उसको मार देते थे। Between 1929 and 31 द नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3। 2 साल में ही 1/3 ड्रॉप हो गया इन नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक, जो भी उनके जीव जंतु थे, जिनको वो कृषि का जब समय अच्छा नहीं होता तो आप अपने पशुओं पर निर्भर रहते हो, तो वो उसमें वो अपने जीव जंतुओं को मारने लगे। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशंस वर सीवियरली पनिश्ड। इन किसानों पर पनिशमेंट भी सरकार देती थी। मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड, कई बार उन्हें दूसरे देशों में भेज दिया जाता था, या एक्साइल्ड एक पनिशमेंट के तौर पे दूसरे देश में भेज दिया जाता था। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism। इसके बावजूद पीजेंट्स कहते थे कि हम कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ हैं, लेकिन हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं हैं। They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons। बहुत सारे कारणों से वो कलेक्टिव फार्म्स, कॉल खोज में काम करना नहीं चाहते थे। स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। स्टालिन गवर्नमेंट ने बाद में थोड़े से छोटे खेतों पर इन लोगों को इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, मतलब अपनी मर्जी की फसल उगा सकने का तो मौका तो दिया, लेकिन इन किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। इतना सब कुछ करने के बाद, कलेक्टिव फॉर्म बनाने के बाद भी ग्रेन का प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट, मतलब 1930 से लेकर 33 के बीच में फसल अच्छी नहीं हुई। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन्स सोवियत हिस्ट्री में हुआ। सोवियत रशिया की हिस्ट्री में सबसे बेकार, सबसे घातक अकाल आया, फेमाइन, जिसमें 40 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy। पार्टी के अंदर ही लोगों में अब बहस छिड़ गई कि जो हम प्लान्ड इकोनॉमी कर रहे हैं, ये क्या बेहतर है कि नहीं। कन्फ्यूजन हो गया कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, इसके बारे में पार्टी में ही बात होने लगी। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स मतलब स्टालिन को सपोर्ट करने वाले लोग, इसके बातों को मानने वाले लोग, चार्ज दीज क्रिटिक्स, अपने ही पार्टी के लोग जो उनकी पॉलिसी पे आवाज़ उठा रहे थे कि इसका फ़ायदा नहीं हो रहा, वर कॉन्स्पायर अगेंस्ट सोशलिज्म। इन लोगों के पे मुकदमा चलाया गया, इन लोगों को धीरे धीरे रास्ते से भी हटाया गया। एक्विजिशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियन वर इन प्रिजन और इन लेबर कैंप। 1939 आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोग या तो जेल में थे या लेबर कैंप्स में फोर्सफुली उनसे काम करवाया जा रहा था। कौन? जो स्टालिन के खिलाफ थे या स्टालिन की जो पॉलिसीज़ के अच्छा नहीं मानते थे। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम, कई बार इसमें से लोगों की कोई भी गलती नहीं हुई थी। अ लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फॉल्स कन्फेशन अंडर शोजर, कई लोगों को टॉर्चर करके गलत बयान लिया जाता था, उनसे गलत कन्फेशन लिया जाता था। एंड वर एग्जीक्यूटेड, सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, इसमें से कई सारे लोग पढ़े लिखे अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल लोग भी थे, जो टैलेंटेड लोग थे, उनके साथ भी ये व्यवहार होता था।
द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब जो रशिया रेवोल्यूशन हुआ और वहाँ पे सोशलिज्म का आइडिया स्टार्ट हुआ, इसका पूरे देश पे, पूरे विश्व में क्या असर हुआ? Existing socialist party in Europe did not wholly approve the way Bolshevik took power. यूरोप की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, मतलब यूरोप में रशिया के अलावा जो देश थे वहाँ पे भी कुछ सोशलिस्ट पार्टी थी, वो पूरी तरीके से बोल्शेविक्स के तरीके को फेवर नहीं करती थी कि बोल्शेविक्स ने जिस तरीके से पावर ली और उसको रखी, सब कोई उसको अप्रूव नहीं करता था। However, the possibility of a worker state fired people imagination across the world. लेकिन ये पॉसिबिलिटी कि काम करने वाले मजदूरों का एक देश होगा जहाँ पे मजदूर को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा, लोगों के इमेजिनेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया। ऐसा सोचना मुश्किल ही था पहले। इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म। इसी आइडियाज़ को लेके बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। बोल्शेविक लोगों ने उन देशों को भी अपना आइडिया सुझाया जो किसी बड़े देश के गुलाम थे, जैसे ब्रिटेन का गुलाम इंडिया था, पुर्तगाल का गुलाम साउथ अमेरिका की कंट्रीज थी, या स्पेन के गुलाम में कुछ देश थे। तो वहाँ के लोगों को भी इनकरेज किया गया कि वो रशिया में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है सोशलिज्म को लेकर उसको फॉलो करें। मैनी नॉन रशियन फॉर्म्स आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे नॉन रशियंस लोगों ने भी जो यूएसएसआर में कॉन्फ्रेंस हुआ पीपल ऑफ द ईस्ट, उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिटम, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी थी। ये सोशलिस्ट लोगों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, कॉमिटम। सम रिसीव्ड एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ए वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। बहुत सारे लोगों ने रशिया में जाके उनकी यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई करी, बहुत ही कम रेट पे भी पढ़ाई करी। बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में होता है। द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटस। रशिया में सोशलिज्म एक बड़ा ही अनोखा एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे लोगों को फ़ायदा भी हुआ और पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही थी कि सोशलिज्म एक तरीका है जिसके द्वारा आप किसी भी कंट्री को जल्दी से मॉडर्नाइज कर सकते हो और डेमोक्रेटिक भी बन सकते हो। येट बाय द 1950s, 1950 के बाद आते आते इट वॉज एक्नॉलेज विद इन द कंट्री दैट द स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट इन द यूएसएसआर वॉज नॉट इन कीपिंग विद द आइडियाज़ ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। 1950 आने के बाद लोगों में भी ये एक्नॉलेज, मतलब वो खुद से ये रियलाइज़ करने लगे कि जो रशिया गवर्नमेंट है, जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस आइडिया के आधार पर सरकार चल रही है, वो आइडिया रशियन रेवोल्यूशन जैसे नहीं है, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वॉज रिकग्नाइज दैट ऑल वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। जो अलग अलग जगह पे समाजवादी के प्रदर्शन हो रहे थे, मूवमेंट चल रहा था, वहाँ के लोगों को भी लगा कि रशिया में सब कुछ इतना ठीक नहीं है जितना उनको लग रहा है। अ बैकयार्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक गरीब देश काफ़ी बड़ा सुपर पावर बन गया था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जो सैटेलाइट बना के भेजा था, सोयूज़। तो ये उस समय अमेरिका से भी आगे थे। इट इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वर बीइंग फेड। इसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हुई, एग्रीकल्चर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ और गरीबों को खाना मिल रहा था। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसी। बट ऐसा देखा गया कि यहाँ के लोगों की पर्सनल फ्रीडम कम है, खेत पे किसी को मजबूरी से काम करना पड़ता था। तो जो पर्सनल फ्रीडम थी, जो रशियन रेवोल्यूशन के आइडियाज़ थे, वो इसमें पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, पूरी तरीके से समझ नहीं आ रहा था। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 1900 या 20वीं शताब्दी ख़त्म होते होते, मतलब लगभग 2000 के पास, द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज़ डिक्लाइंड। मतलब 21st सेंचुरी आते आते यूएसएसआर की जो एक सोशलिस्ट कंट्री की
इमेज थी कि यूएसएसआर रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। एंड इट वाज रिकग्नाइज्ड दैट सोशलिस्ट आइडियाज स्टिल एंजॉयड। बट इसके बावजूद भी लोगों के बीच में जो सोशलिस्ट आइडिया थे वो स्ट्रॉन्ग थे। सोशलिस्ट आइडिया अभी भी रशिया में स्ट्रॉन्ग हैं। बट इन ईच कंट्रीज द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे। अब यूएसएसआर 1991 में 16 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें एक पार्ट है रशिया का। तो अलग अलग देश जो साथ में मिलके एक सोवियत रिपब्लिक बनाया था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन लोगों के बीच अभी भी वो सोशलिस्ट आइडिया हैं, बट ये अलग अलग तरीके से चल रहा है।